नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। हमने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा स्टार्ट करी है और उसमें पहली क्लास हमने यूट्यूब पे डाल दी है और इसकी जो पीडीएफ थी समीक्षा की, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर कल ही अपलोड कर दी थी। अपना टेलीग्राम चैनल डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित नाम से है, जिसमें हम सभी 2,38,000 साथी जुड़े हुए हैं। संख्या इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि कई सारे बच्चों ने भी मेरे नाम से अकाउंट बना रखे हैं, तो कई बार वहाँ पीडीएफ नहीं मिलती तो बच्चे वापस मैसेज करते हैं कि सर पीडीएफ मिली नहीं वहाँ पे। तो वो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जेन्युइन अकाउंट वही है। तकरीबन 15 से 18 कक्षाओं में हम राजस्थान की पूरी समीक्षा कर लेंगे, जो कि आगामी आरएएस परीक्षा, एसआई परीक्षा और टीचिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम्स है वो, और भी जितनी भी परीक्षाएं हैं जो भी राजस्थान गवर्नमेंट 2026 अभी से लेकर और मार्च 2027 तक कंडक्ट करने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं हैं। हालांकि उसके बाद में भी जो कक्षाएं होंगी उनमें भी ये सर्वे रहता है, हालांकि कुछ डेटा चेंज हो जाते हैं, बाकी लगभग सेम रहता है। तो पहली क्लास में हम पढ़ रहे थे आर्थिक समीक्षा का सारांश। सारांश आज पूरा कर लेंगे। देखिए, ये सारांश है, नटशेल, जीस्ट जिसे कह सकते हो आप। तो इसमें हम बहुत डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें हम केवल संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। 2 कक्षाओं में हम सारांश पूरा कर लेंगे, 1 क्लास होगी, आज हम पूरा कर लेंगे डिटेल में। जैसे आगे अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम इस योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि कृषि खाद्य प्रणाली के लिए सरकार ने जो 10 योजनाएं चलाई, इन 10 योजनाओं पे हम संक्षिप्त में आज बात करेंगे। पर जब हम एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है, तब हम वहाँ पे इन्हीं योजनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्वे पर ध्यान देते हैं और इन 10 योजनाओं को हम एक एक कर शुरू करते हैं। देखो, कृषि क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट की 10 योजनाओं में सबसे पहला नंबर है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ये 2017-18 की योजना है। और देखो, बीज से ही तय होता है कि कैसा उत्पादन होगा, क्या गुणवत्ता होगी और कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने वाला है। तो बीज की गुणवत्ता बेहद ज़रूरी होती है और किसानों को बीज के मामले में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, स्वावलंबी बनाना, ताकि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, इस हेतु ये योजना चलाई गई। तो किसानों द्वारा किए जाने वाले बीज उत्पादन को बढ़ावा देकर उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। तो पहले क्या होता था कि लोग घर में जो खेती करते थे अपने खेतों में, तो उसमें एक हिस्सा बीज का अपने घर पे रखते थे, रिजर्व रखते थे, ताकि फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके। वो परंपराएं थोड़ी कम पड़ गई, तो अब इस प्रकार की योजनाएं लानी पड़ रही है। अब सरकार ने इस हेतु लगभग आप देख लीजिए, खरीफ और रबी सीजन में 1.3 लाख क्विंटल के लक्ष्य के मुकाबले उन्होंने 1.12 लाख क्विंटल बीज गवर्नमेंट ने वितरित किए हैं। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत। तो इस स्वावलंबन योजना में ये आंकड़ा जो है 1.12 लाख का, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रख लेना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में क्या पूछ सकते हैं, उद्देश्य पूछ सकते हैं और एक मेन आंकड़ा पूछ सकते हैं। तो ये उद्देश्य है, ये मेन आंकड़ा है इसका। और इसके तहत 31.50 लाख नई फसल किस्मों का लोकप्रिय बनाने के लिए इतने मिनी किट वितरित किए गए। तो 31.5 लाख लोगों को किट दिया गया है और इस किट के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और नई फसलों की नई किस्में होती हैं, जिसमें प्रोडक्शन अधिक से अधिक किया जा सके, वो भी कम पानी में, और जिस लेवल की मिट्टी होती है उस लेवल का आपके बीज तैयार किए गए और उसको वितरित किए गए। तो 31.5 लाख किट उसको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। एक योजना है नमो ड्रोन दीदी। देखो, इसमें देखो नाम से पता चल जाता है, ये महिलाओं को द्वारा संचालित ड्रोन है और ड्रोन से आप समझ सकते हो कि आप छिड़काव कर सकते हो खेतों के ऊपर, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जिससे कि फसलों को कीड़ा ना लग जाए। आप इसके अलावा इनका उपयोग बहुत सारी और भी चीज़ों में किया जा सकता है, ड्रोन का उपयोग। तो एक काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो महिलाओं द्वारा संचालित ड्रोन सेवाओं को बढ़ावा देना, ताकि एक ट्रेडिशनल जो खेती होती थी उसके स्थान पे एक आधुनिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके तहत इन्होंने जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, तो इनको शामिल किया गया एसएचजी को,
तो वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं सहायता समूह, जिसमें एक प्रकार से बहुत सारी स्त्रियां उसमें एक ग्रुप बना लेती हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं। तो समूहों को 1070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया है। ब्याज अनुदान का मतलब क्या होता है? जब आप लोन लेते हो तो मान लीजिए 12% आपके लोन की रेट है, इंटरेस्ट रेट है। तो 12% अगर इंटरेस्ट रेट है तो आपको मान लीजिए कि 3% का आपको ब्याज अनुदान दिया है, तो सिंपल सा पॉइंट है कि आपको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना किया जाएगा। तो ये नमो ड्रोन दीदी योजना, जिसमें आपके आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसके अलावा कृषि ऋण व सहकार में भी सरकार प्रयास करी। देखो, ऋण कृषि के 2 टाइप के होते हैं, कुछ अल्पकालिक ऋण होते हैं, एक दीर्घकालिक होते हैं। जो अल्पकालिक लोन होते हैं वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो देती है, प्राथमिक सहकारी सेवा समितियां होती हैं, और मध्यम स्तरीय लोन भी वही देती है। लेकिन जो दीर्घकालिक ऋण होते हैं वो भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो अब इनके माध्यम से शून्य ब्याज पर सुलभ ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, क्योंकि देखो किसान जो है इसके पास लोन के 2 माध्यम है, एक तो औपचारिक माध्यम है और एक अनौपचारिक है। औपचारिक माध्यम में क्या होता है कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ किसान को करनी पड़ती है, लोन के लिए औपचारिकताएं करनी पड़ती है। वो बैंक के अंदर लिया जाता है, जो भी बैंक चैनल से लोन लिए जाते हैं वो सारे फॉर्मल लोन कहलाते हैं। हालांकि इसका फ़ायदा ये है कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, वसूलने का तरीका भी ईजी होता है, और नुकसान ये कि टाइम पे मिलता नहीं। तो लोग क्या करते हैं, अनौपचारिक सेक्टर में चले जाते हैं साहूकारों से लोन लेने के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि वो टाइम से मिल जाता है, बट नुकसान ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होती है। ग्रामीण एरिया में ये लोग 110% 120% चार्ज कर लेते हैं कई बार तो, और 60-70% तो बेहद नॉर्मल है। और आप सोच लीजिए कि 36-37% से कम तो आपको ग्रामीण सेक्टर में साहूकारों से लोन मिल ही नहीं सकता, और वसूलने का तरीका बड़ा गंदा होता है इनका। और साथ में स्थितियाँ ये होती हैं कि अगर लोन कोई नहीं चुका पाता है तो उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाएगा, या उसकी संपत्ति हड़प ली जाएगी, या मतलब बहुत सारे ऐसे गंदे तरीके हैं जो अपनाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट का प्रयास होता है कि किसानों को औपचारिक सेक्टर से जोड़ा जाए, और इसके लिए वो क्या करते हैं, सरल तरीके से काम किया जाए। तो गवर्नमेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हमारी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी सेवा समितियाँ, जैसे अपन साख समिति जिसे हम कहते हैं, उसको 0% पे लोन देते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप वर्ष के एंड में अगर आप अपना जो मूलधन है वो जमा कर लेते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वो टाइमिंग चली जाती है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी बहुत मिनिमम इंटरेस्ट है, कोई 4-5% के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने कितने ऋण वितरित कर लिए कि 30.45 लाख किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए के ऋण है वो ये गवर्नमेंट ने वितरित किए हैं, और 27 किसानों को मात्र 3% ब्याज पर 17.5 लाख भी उन्होंने है वो उपलब्ध करवाई है। तो काफ़ी लोन जाता है, ये राशि याद करने की मुझे लगता आवश्यकता नहीं है, बट हाँ थोड़ा समझना है आपको। तो एक एक पॉइंट्स ऐसे रट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ये दिमाग में लाना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा में हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि कृषि के ऋण कितने टाइप की होती है और कौन कौन देता है। बट हाँ, पर इसमें ये ध्यान नहीं रखना है कि 70 लाख या 18,000 करोड़ रुपए, ये जनरली नहीं पूछते इतना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये फरवरी 2016 की योजना है, और आपको पता है कि किसान फसलें बो देने के बाद में अगर फसलें खराब हो जाती है तो किसान बर्बाद हो जाता है। तो अपने ऑलरेडी वो बहुत सारे लोन लेके फसल बोता है, बीज भी लोन लेके खरीदता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं भर पाता, और ऊपर से अगर मान लीजिए कि बारिश ना हो या फिर बारिश अधिक हो जाती है या फिर फसलों को कोई बीमारी लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है, और बर्बाद हो जाने के बाद में किसानों को रिटर्न नहीं मिल पाता, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो भी, उसको लागत भी मिल नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में किसानों को बचाने के लिए इन्होंने फसल बीमा योजना स्टार्ट करी, ताकि कोई उतार चढ़ाव या प्राकृतिक आपदा आती है तो किसानों को सुरक्षा दी जा सके। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो लगभग किसानों को 62
100 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम किया किसानों ने और दिया है। तो दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अरहर, उड़द, मसूर के उत्पादन में भी उन्होंने इस तरह से अनुकूल बीज उपलब्ध भी इन्होंने करवाए हैं सरकार ने इस योजना के तहत। तो फसल बीमा योजना में खराब फसलों का क्लेम किया जाता है, फिर वही गाँव में पटवारी से लिखवा के और क्लेम होता है बैंक में, और बैंक उस क्लेम को पास करती है। एक है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। देखो, प्राकृतिक खेती का क्या सेंस है? प्राकृतिक खेती का सीधा मतलब ये होता है कि आप जो भी यूरिया वगैरह यूज़ करते हो उसके स्थान पे आप जितना भी बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, तो इसे हम नेचुरल खेती कहते हैं, जो सॉइल को डिग्रेड नहीं करता। तो सॉइल को डिग्रेड जो नहीं करता है वो नेचुरल खेती है, जिसमें मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। तो ये 2024 का मिशन है। इसमें तकरीबन 2000 क्लस्टर गठन किए। क्लस्टर का मतलब जिसमें एक बड़ा एरिया शामिल हो जाता है, गठन किया है। और ये क्लस्टर पूरे राज्य में तकरीबन 2.5 लाख किसानों को फ़ायदा देगा और लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के ऊपर ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये सितंबर 2019 में है। अब इस क्या है, धन धान्य का क्या मतलब है? देखो, धन धान्य का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना। एक होता उत्पादन शब्द, एक होता उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उत्पादन का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्शन हुआ कितना है। जैसे देश के अंदर देख लो या किसी किसान के खेत में देख लो, अब किसी किसान के पास में जैसे मान लीजिए कि 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुए, तो वो उत्पादन है। अब वो 100 क्विंटल गेहूं जो उत्पादन हुए वो कितने क्षेत्र में हुए? अब उस 100 क्विंटल में से उस क्षेत्र का भाग दे दो। मान लो उसके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, तो 100/10 कर लो, इससे आंकड़ा मिलेगा 10। तो एवरेज आ गया कि प्रत्येक हेक्टेयर 10 क्विंटल गेहूं उत्पादन हुआ। ये है उस 1 हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी, जैसे हम कह सकते हैं उत्पादकता। तो कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। देखो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का मतलब है कि प्रति हेक्टेयर कुल उत्पादन को बढ़ाना। साथ में इससे क्या होगा, आय भी बढ़ जाएगी। विविधता का मतलब होता है कि एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें पैदा करना। तो इससे क्या होता है कि कई प्रकार की फसलें पैदा करने से एक तो मिट्टी का उपजाऊपन सस्टेन रहता है, और साथ में कई प्रकार की वैरायटी उत्पादन होती है, तो देश के अंदर खाद्यान्नों की वगैरह की ज़रूरतें देश के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। और साथ में स्टेबिलिटी लाना। स्टेबिलिटी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि फसलों में जो उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है उसको मेंटेन करना, ताकि किसानों की एक आय लगभग बनी रहे। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मेन उद्देश्य है, और ये उन क्षेत्रों में लागू किया जाता है जहाँ पे इन चीज़ों का काफ़ी अभाव है। अगर राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर जिलों को लक्षित करते हुए इस योजना का फायदा है वो दिया जा रहा है। इसके बाद एक योजना आती है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण। देखो, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग, जिसका मतलब ये हुआ कि खाद्यान्नों को फूड में कन्वर्ट करना, पैकेज्ड फूड वगैरह में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेसिंग होती है, जिसमें खेत से उत्पादन लाने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेके, कोल्ड स्टोरेज से लेके, मंडी से लेके और फैक्ट्री तक जाना, पैकिंग करना, ये पूरी प्रोसेस शामिल होती है। इसे हम फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसके लिए जो भी सूक्ष्म उद्योग है, छोटे उद्योग है, उनको औपचारिकीकरण करना। औपचारिकीकरण का सीधा मतलब होता है कि बैंकिंग सिस्टम से और इनसे जोड़ना, ताकि कहीं पर भी उनका हैरेसमेंट नहीं हो। तो सूक्ष्म इकाइयों को ऋण देना और तकनीकी देना, क्योंकि ऋण और तकनीकी कहाँ से देना? बैंक और सरकार के माध्यम से देना। और बैंक, सरकार, यहाँ पे आपको पता है कि कागज चलते हैं, बिना कागज कुछ मिलता नहीं है, और कागज चलना औपचारिकीकरण होता है। इनफॉर्मल में तो क्या होता है कि सीधी बात हो जाती है। तो ये सारा सूक्ष्म इकाइयों को दिया जाएगा, और 8 जिलों के अंदर 8 सेंटर बनाए, 23.11 करोड़ रुपए का इन्होंने खर्चा किया है। तो और इसके लिए आवेदन जो भी कोई करेगा, तो जैसे 2048 लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है, तो इनमें से 14 लोगों को फायदे दिए गए हैं। राज्य सरस सुरक्षा कवच चलाया गया, बीमा योजना चलाई गई, 2019 की बात है ये। और सरस का मतलब सीधा सीधा दूध से चला जाता है, तो दूध सुरक्षा कवच आप इसको कह सकते हो। तो दुग्ध उत्पादकों के लिए जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है वो प्रभावी की गई है। इसमें अगर कोई दूध उत्पादक है और उसको कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर उसको
स्थायी रूप से कोई अपंग हो जाता है, जिसका मतलब पैर कट गया, ऐसे हाथ कट गया, ऐसी स्थिति आती है, तो 5 लाख रुपए का उसको बीमा कवर दिया जाएगा। और अगर दिसंबर 2025 तक देखा गया 1.12 लाख उत्पादकों को इसका बीमा किया गया है। तो 1.12 लाख उत्पादकों जिस इसका बीमा किया गया, जो रजिस्टर्ड है, फ़ायदा बेसिकली उन्हीं को मिलता है, हर किसी को फ़ायदा इसका नहीं मिलता। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, तो पशुधन के जितने भी रोग हैं और उनकी जो किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में, बीमारी और मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को बीमा प्रदान किया जाता है, ताकि वो नया पशु खरीद सके या पशुओं की सुरक्षा कर सके। इस वजह से ये किया गया है। तो अब तक तकरीबन 10.63 लाख पशुओं को इन्होंने बीमा किया है, और जिसमें से ये इतने पशु कितने परिवारों में है? 5.54 लाख परिवारों में है। तो 5.54 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। और बाकी एक खास बात ये भी है कि इसका जो देखो, जब भी कभी बीमा शब्द आता है तो सिंपल सा पॉइंट ये होता है कि उसका प्रीमियम करना पड़ता है। मतलब ये है कि आप कोई अपना इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो आपको पता है कि आपको एक किस्त देनी पड़ती है बैंक में, सालाना हो सकती है, वो मंथली हो सकती है, तो उसे हम प्रीमियम बोलते हैं। बिना प्रीमियम के बीमा नहीं होता किसी का भी। तो बात ये भी है कि इस प्रकार की पशु बीमा योजना का प्रीमियम कौन भरेगा? तो राजस्थान की स्थिति क्या है कि 100% प्रीमियम है जो कौन भर रहा है? राज्य खुद हैंडल कर रहा है, गवर्नमेंट खुद इसका हैंडल कर रही है। और 42 लाख पशुओं को इन्होंने इसमें कवर करने का टारगेट लिया है। तो 10.63 लाख का तो बीमा इन्होंने कर लिया है। टोटल बीमा कितना किया जाएगा? 42 लाख पशुओं का किया जाएगा। और बीमा का प्रीमियम कौन भरेगा? 100% प्रीमियम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको भरने वाली है। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जो गठन, जैसे राज सरस है 2019 में, 25 में, ये योजनाओं के आरंभ होने के साल थे। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो इसका सारांश अगर अपन देखते हैं तो 2800 करोड़ से अधिक निवेश के साथ राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य सेवाओं पे 2800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया इस बार, मतलब पिछले वित्त वर्ष की बात हो रही है। तो अगर जो सर्वे किया गया, जो ये हेल्थ सर्वे जो होता है NF नेशनल हेल्थ सर्वे 4, और फिर ये 5 हुआ है 19-21 में, तो इन 15-16 से लेकर 19-21 जो ये 5 साल की अवधि है, इस दौरान राजस्थान ने कई अच्छे जो संकेत थे, जो इंडिकेटर्स थे, उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन राजस्थान ने किया है। या तो राष्ट्रीय औसत से बढ़िया किया है या उसके समकक्ष किया है। जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये है NNN, ये मैटरनिटी रेट है, मतलब नवजात जो नो नैनीहाल होते हैं उनकी मैटरनिटी रेट की बात की गई है। नवजात मृत्यु दर की बात की गई है, जो प्रति 1000 जीवित जन्म पर, जो पहले 29.8 थी, मतलब 1000 जो नवजात जन्मते थे उसमें 29.8 की एवरेज से बच्चे मर जाते थे, तो वो अब कम होके कितने हुए? 20.2। देखो, नवजात मृत्यु दर कम होना इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य सेवा गांव तक पहुंची है, और डिलीवरी वगैरह होने में, बच्चों के पोषण में, माता के पोषण में गवर्नमेंट विशेष तौर पर ख्याल रख रही है। तो ये हो गया। दूसरा जैसे है ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, जो 15-16 के सर्वे में 41.3 थी, जो अब घटकर कितनी हो गई है? अब ये 30.3 हो गई है। तो ये मतलब आप सोचिए कि ये आंकड़ा भी घटना अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं को एक प्रकार से ठीक होना दर्शाता है। तो ये 5 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये आंकड़ा कितना हो गया है? 50.7 से घट के 37.3 हो चुका है। तो ये जितने भी आंकड़े तीनों दिखाए गए हैं, चाहे वो नवजात मृत्यु दर हो, जन्मते ही बच्चे की डेथ की बात हो, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो जन्म से लेके और लगभग 1 वर्ष तक का, उसके बाद जो 5 वर्ष तक का है उसमें भी अगर आप देखोगे तो तीनों इंडिकेटर्स में सुधार आया है। ये तीनों आंकड़े आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5MR, MR का मतलब होता है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप संस्थागत प्रसवों का अनुपात देखोगे,
स्वास्थ्य सेवाओं में। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या होता है, या तो वो जब भी संतान की प्राप्ति हो रही हो उस समय, या तो वो हॉस्पिटल में बच्चा हुआ हो, या कोई प्रशिक्षित दाई के द्वारा बच्चा करवाया गया हो, तो इसको हम संस्थागत कहते हैं। अगर घर पे ही बिना प्रशिक्षित दाई के द्वारा होता है तो उसको अपन गैर संस्थागत कहते हैं। गैर संस्थागत में डेथ होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। संस्थागत में क्या होता है कि अगर कोई डिलीवरी केसेस में कुछ लेबर पेन के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या मेडिकल साइंस थोड़ा सा एडवांस है, बच्चे कई बार जच्चा या बच्चा में से किसी एक को बचा दिया जाता है, कई बार दोनों को ही बचा दिया जाता है। तो अब जो अनुपात है वो 94.9% हो गया है, जबकि नेशनल अनुपात अभी भी 88.6% है। अब आप यूं समझ लीजिए कि केवल 5% महिलाएं ही हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच रही है, बाकी सारा संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्रसव हो रहा है, जो कि नेशनल इंडिकेटर से भी अच्छा है। नेशनल इंडिकेटर 88.6 ही है। अगर टीकाकरण की बात करोगे तो ये भी हमारा 80.4% तक पहुंच गया, मतलब 100 में से 80 बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, केवल 20 बच्चे ही है जो बच रहे हैं। और जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, ये भी आपके 20 पर आ चुकी है। तो कुल मिला के बात है कि सारे इंडिकेटर अच्छे होना इस बात का संकेत है कि मेडिकल साइंस में भी चीज़ें ठीक ठीक हो रही है। और बाल कुपोषण में भी काफ़ी कमी दर्ज आई हुई है। बाल कुपोषण का मतलब जन्म के साथ बच्चों को पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलना बाल कुपोषण कहलाता है। अगर कुछ आंकड़े देखोगे तो देखो आप, जो बौनापन होता है उसमें 31.8% की कमी देखने को मिल रही है, दुर्बलता 16.8% तक है, अल्प वजन भी 27.6% तक रह गया है। बौनापन 31.8% बच्चों में रहता है, दुर्बलता कम हो गई है, अल्प वजन कम हो गया है, जबकि अवधि में मातृ मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप देख पा रहे हो, इनमें काफ़ी चेंजेस आया है। मातृ मृत्यु दर राजस्थान की 86 है, जो काफ़ी ठीक स्थिति में है। और मातृ मृत्यु दर हमेशा ध्यान रखना कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख बच्चों पे ज्ञात की जाती है, तो 1 लाख माताओं में 86 माताओं की डेथ हो रही है, तो ये आंकड़ा फिर भी ठीक स्थिति में आ गया है। एनीमिया, रक्त की कमी वाला जो रोग है, ये भी राजस्थान में 46.3% महिलाओं में एनीमिया की रेट, जो कि नेशनल औसत से भी ठीक स्थिति में है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी कार्य किए हैं इसके लिए वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। राज्य में व्यापक एलोपैथिक सुविधाएं भी है दी जा रही। एलोपैथिक ये भी एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आपने होम्योपैथी सुना होगा, यूनान से आती है। एलोपैथी जिसे हम अंग्रेजी दवाइयाँ कहते हैं जनरली। भारतीय पैथी में आयुर्वेद आता है, नेचुरलोपैथी आती है। तो इसमें 267 राजस्थान में टोटल अस्पताल है और स्वास्थ्य केंद्र है 849। तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत इन्होंने 11,571 आरोग्य मंदिर भी बनाए हैं, जिसमें 12 प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं कंटिन्यूसली दी जा रही है। आयुर्वेद की बात करोगे तो टोटल जिला अस्पताल 127 है, होम्योपैथी में भी 7 अस्पताल है, यूनानी पद्धतियों में भी 12 अस्पताल है राजस्थान के अंदर। और इस सभी योजनाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने कौन कौन सी योजना चलाई, इसको हालांकि हम योजनाओं को आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, पर संक्षिप्त में अपन यहाँ देख लेते हैं ताकि ये सारांश थोड़ा एक रिवीजन के लिए बहुत काम आ जाता है आपको। तो देखो, इसमें आयुष्मान भारत योजना है, आरोग्य योजना है, आयुष्मान वय वंदन है, निःशुल्क निरोगी राजस्थान है, और राज्य बीमा योजना है, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सिलिकोसिस नीति, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये कुल मिला के जो 5 और 4 9 योजनाएं हैं, इसको हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ये पहले चिरंजीवी योजना के नाम से जानी जाती थी, जिसमें लगभग 25 लाख तक के कैशलेस उपचार है इसमें। मतलब एक व्यक्ति को 25 लाख तक का बिना कोई पैसे दिए हुए उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब इसमें है क्या, 1.36 करोड़ फैमिली इसमें रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है। तो 1.36 का देखो, इसमें फैमिली कार्ड बनता है, परिवार इसमें पूरे के पूरे पंजीकृत हो रखे हैं। और 1919 करोड़ रुपए का भुगतान गवर्नमेंट ने पिछले वित्त वर्ष में किया है इस योजना के तहत।
मतलब 1.36 करोड़ परिवारों को पिछले साल भर में इन्होंने कितना भुगतान किया है, 1919 करोड़ रुपए भुगतान किया है। अगर आप ये देखें तो 15.33 लाख रोगियों का सरकार ने निःशुल्क रूप से ट्रीटमेंट किया है। अब इसमें क्या है कि पैकेज है, टोटल जैसे 2179 पैकेज है, और आपको कौन सी बीमारी उस हिसाब से आपको पैकेज दिया जाता है और आप इलाज करवा लो और उसका पेमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस आंकड़ों को आप ध्यान रखना, यहाँ पे 25 लाख तक का कैशलेस उपचार है, 1.36 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर्ड हैं और टोटल 15.33 लाख पेशेंट्स को 1919 करोड़ रुपए का भुगतान गवर्नमेंट कर चुकी है। कौन सी योजना में? आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत। उसके बाद में देखें राज्य एवं कर्मचारी बीमा योजना, ये जो आयुष्मान है ना, इसी तरह से ये कर्मचारी राज्य बीमा योजना है, इसको अपन देखते हैं यहाँ पे। ये वित्तीय और जनसांख्यिकी कवरेज करती है, ठीक है। अब इसमें है क्या, ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना है, जुलाई 21 से है और इसमें 13.65 लाख परिवारों को एनरोल किया गया है। 2441 करोड़ रुपए के भुगतान गवर्नमेंट ने किए हैं। तो ये कर्मचारी राज्य बीमा है, जिसमें मतलब जैसे अब ये जो इस योजना है ना आपके आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें मेरे जैसा कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसको फ़ायदा नहीं मिलता, हमारे को फ़ायदा मिलता है राज्य कर्मचारी बीमा योजना से। तो टोटल कितने लोग हैं इसमें? 13.65 लाख लोग इसमें परिवार पंजीकृत हैं और 2441 करोड़ रुपए के व्यय किए गए इसमें, और कुल 67.44 लाख बीमित व्यक्तियों को कवर किया गया इस योजना के तहत। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण, दवा और जांच इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कल्याण के लिए इन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम है मुख्य आयुष्मान वय वंदन योजना। ये कब चली है? अक्टूबर 2024 में चली है और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनके लिए ये ट्रीटमेंट की व्यवस्था करता है और ऐसे लोगों की संख्या है 15.73 करोड़ राजस्थान के अंदर। और अगर आप दवा योजना की बात करोगे तो इसमें निःशुल्क दवाओं की बात की जाती है। ये आज से नहीं है, ये अक्टूबर 2011 से चल रही है। अब आप मुझे कह सकते हो सर जो पुरानी योजना है क्या हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी? वो भी पढ़नी पड़ती है। जो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बंद हो चुकी है, वो तो नहीं पढ़नी, बट जिसको फंडिंग की जा रही है वो हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पुरानी योजनाओं को आप केवल संक्षिप्त में पढ़ लीजिए कि भाई जैसे इतना है ये पढ़ लीजिए, लेकिन जो बहुत लेटेस्ट योजना है उसको अपने डिटेल से पढ़ना पड़ता है। अब जैसे ये योजना, ये सारी की सारी जितनी भी योजना है बहुत पुरानी योजना है, मतलब नया इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पिछले 5 साल से पहले की योजना है मोस्टली, 1-2 योजनाओं को छोड़ के। तो इनका तो आप बेसिक डिटेल से पढ़ लो, बेसिक पढ़ लो, डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी योजना, अब ये एक वय वंदन है जिसको नया योजना शुरू की है, तो इसमें थोड़ी डिटेल दी जा सकती है। तो इसमें 15.73 करोड़ रोगियों को 1312 करोड़ रुपए की जांच और दवाइयाँ फ्री दी गई है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में, और निजी अस्पतालों में भी ये सारे किट लागू रहते हैं वहाँ पे। डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना, अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप कह सकते हो। तो इसमें क्या है, जैसे ये 6.52 करोड़ आभा आईडी बनाई गई, ठीक है। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के द्वारा आभा आईडी बनाई गई। आभा मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की ये एक आईडी बन जाती है आपकी आभा आईडी। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से पहले भी किसी करंट क्लासेस अच्छे से पढ़ा रखा था। तो इसमें आईडी जारी की, इस आईडी में क्या होता है, 2.38 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख जोड़े गए। मतलब आईडी के अंदर सभी प्रकार की जो भी आपकी जानकारियाँ होती है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंडिकेटर्स है, सारे उसमें शामिल रहते हैं। तो ये 2021 से काम कर रही है और 2.38 स्वास्थ्य अभिलेख करोड़ तैयार कर लिए गए हैं और 6.52 करोड़ आभा आईडी बना दी गई है। तो अभी क्या है, जैसे आप किसी अस्पताल जाओगे, आपकी आईडी उसमें डालेंगे, आईडी डालते आपके पेशेंट का पूरा डिटेल है वो आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हर बार आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं रखना पड़ता, वो सारा का सारा उसमें सेव रहता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अब ये ग्रामीण और शहरी दोनों पारिस्थितिकी तंत्र में है और ये आज का नहीं है, योजना बहुत पुरानी है। देखो आप, भारत सरकार ने 2013 में इसको शुरू किया गया था, उससे पहले 5 से ही चली आ रही है। तो अब इनका क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहती। बाल एवं किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसमें 34.10 लाख बच्चों की जांचें की गई,
और 732 जटिल सर्जरियां की गई सरकार के द्वारा। अगर अपन किशोर स्वास्थ्य की बात करें तो 332 परामर्श सेवाएं शुरू की गई। अगर उजाला क्लिनिक की बात करें तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, राज्य भर के अंदर 3.93 लाख किशोरों को परामर्श सेवाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? उजाला क्लिनिक योजना शुरू की सरकार ने। गुणवत्ता नियंत्रण और आयुष मिशन, ठीक है, तो इसमें ये योजना कौन सी है? ये योजना है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये पूरा अभियान है, फरवरी 2024 से चल रहा है। और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। अक्सर होता क्या है कि आजकल डिमांड बहुत अधिक है, सप्लाई नहीं है। कहते हैं कि सर्वे के अनुसार देश के अंदर जितना दूध उत्पादन होता है उससे कहीं अधिक उसकी खपत हो रही है, तो फिर दूध आया कहाँ से? तो वो पूरा आर्टिफिशियल बनाते हैं, मावा सारा सारा आर्टिफिशियल बना हुआ है। हर मिठाई की दुकान चले जाओ आप, होटल्स में चले जाओ आप, जो कुछ भी है बहुत कुछ मिलावटी है उसमें, चाहे कितने बड़े 5 स्टार होटल में चले जाओ। तो उस पर रोक रखने के लिए काम किया, और इस अभियान के तहत 38,647 नमूने लेके जांच भी की गई, मिलावट कितना है इसके अंतर्गत। एक योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन है, तो 2014 से चल रही है ये ऐसे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत 570 हॉस्पिटल्स का निर्माण कार्य वगैरह किया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य कल्याण, इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स आई हुई है, तो वो रिपोर्ट्स थोड़ी देख लेते हैं, कोई महत्वपूर्ण आंकड़ा होगा तो हम उसको पढ़ लेंगे। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से 20.33 लाख लोगों को परामर्श दी गई। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का मतलब होता है फोन पर डॉक्टर से बात करना और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कंसल्ट करना उससे। दूसरा, अब कितने लोगों ने ऐसा किया है? 20.33 लाख मरीजों ने, 20,33,000 मरीजों ने फोन पे कंसल्ट किए हैं। एआई आधारित पहलों कई सारे इनिशिएटिव लिए गए, जिसमें मिशन मधुनेत्र के अंतर्गत मधुमेह जनित जो रेटिनोपैथी की जांच होती है, तो उसमें भी कई सारे लोगों की जांचें वगैरह की गई। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ठीक नहीं है। 5.51 करोड़ रोगियों का उपचार किया गया, किस योजना के तहत? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत। एक सिलोसिस है, जो पत्थर उद्योग में काम करते हैं, तो उसके अंदर जो डस्ट होती है वो बॉडी के अंदर जाती है, जैसे सिलोसिस बीमारी होती है, और ये बीमारी व्यक्ति की जान ले लेती है। तो जो सिलिकोसिस बीमारी है, इसके तहत 20,478 पीड़ितों को 614.86 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। तो सिलिकोसिस की नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप योजनाओं में भी रही है ये। इसके कई सारे मामले देखने को मिले हैं। 30 जिलों के अंदर 7260 मामले सिलिकोसिस के आ चुके हैं। इसके बचने के लिए 6,095 शिविर लगाए और 38 लाख रोगियों की इसमें जांचें की गई, और 61,625 रोगियों की स्क्रीनिंग की गई। और बहुत सारे मामले इसके आते रहते हैं सिलिकोसिस के, बड़ी बेकार बीमारी है ये, और पत्थर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों और लोग इससे जनरली पीड़ित रहते हैं। ये तंबाकू नियंत्रण, इनकी जांचें की गई, ये सारी HIV एड्स की जांचें की गई, और इतने 86,733 लोगों की इस साल नसबंदी की गई है ना। 11 लाख के आसपास के बच्चों का इसमें टीकाकरण इस बार किया गया। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वापस वही शुद्ध आहार मिलावट पर वार, इसके तहत इतने सारे नमूने लिए गए, 38,647 नमूने लिए गए। कई सारे अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, और योग दिवस पर इतने लाख करोड़ लोगों ने भाग लिया। ये आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं, बस है तो सारांश में आया हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि अपन कोई भी बात छोड़े। यहाँ पे हम पढ़ते रहेंगे, इसमें जो भी महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बताता रहूँगा कि इस पॉइंट्स को आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब शिक्षा और नॉलेज आधारित जो इकोनॉमी है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए। अब अपन इसमें थोड़ा सा एजुकेशन पे और नॉलेज इकोनॉमी पे देखेंगे। अब यहाँ पे 3 मुख्य योजनाओं पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये जो कोविड के काल में जो गैप आ गया था ना, बच्चों में स्कूल जा नहीं पाए, तो पढ़ना लिखना ढंग से सीख नहीं पाए थे, तो उसको ठीक करने के लिए इन्होंने ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया था। समसा समग्र शिक्षा अभियान आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर अपन अभी के आंकड़ों से देखें तो 99 से ये काम चल रहा है। और निपुण राजस्थान, ये ट्रेनिंग है जिसमें बच्चों को आपके न्यूमरेसी का ज्ञान करवाया जाता है, अंकों का ज्ञान,
और लिखने का ज्ञान करवाया जाता है। तो समग्र सरकारी अभियान के माध्यम से शिक्षा को मजबूत करने के 3 प्रयास किए गए। समग्र शिक्षा आपको पता है कि राज्य के अंतर्गत मतलब प्री प्राइमरी से लेकर और 12वीं तक का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठीक करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, ये सारा काम किया जा रहा है। और निपुण भारत मिशन में क्या है, कक्षा 1 से 5 तक बुनियादी साक्षरता और संख्याओं का ज्ञान, मतलब न्यूमरेसी जितनी भी है, बच्चों को संख्याओं का ज्ञान नहीं है, किताब पढ़नी नहीं आती है हिंदी वगैरह की, तो बुनियादी साक्षरता और मतलब बेसिक लिटरेसी और संख्यात्मक दक्षता, तो ये दोनों देने के लिए निपुण भारत मिशन चलाया गया। 35 लाख से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ा जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये छात्र केंद्रित शिक्षण वगैरह और स्कूलों में सुधार करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लर्निंग गैप को गवर्नमेंट लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बहुत सारे और भी काम हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान हो गया, या निपुण राजस्थान अभियान हो गया, या मेगा पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स हो गई, या फिर जैसे 2.96 लाख विद्यार्थियों के नामांकन वाले जो पीएम स्कूल है वहाँ पे शिक्षा की बात हो गई। ये सारे व्यावसायिक शिक्षा का जैसे विस्तार हो गया, ये प्रयास भी लगातार गवर्नमेंट कर रही है। हम शिक्षा की योजनाओं पर अलग से कभी क्लास लेंगे, जैसे क्या होगा कि शिक्षा संबंधित योजना अलग से अध्यापक भर्ती परीक्षा में है, उस पर हम बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण और समावेशन। सशक्तिकरण का मतलब एम्पावरमेंट हो गया और समावेशन का मतलब इंक्लूसिव हो गया है। तो महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास का एक प्रमुख आधार बना रहा है। समावेशी होता क्या है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि समाज का जो सबसे वंचित व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम कोने पर जो बैठा व्यक्ति है, सरकार की सुविधाओं का, सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फायदा उस व्यक्ति तक प्राप्त हो, उसे हम समावेशन कहते हैं, मतलब सबको साथ लेके चलने की परंपरा। तो महिला सशक्तिकरण समावेशी विकास का एक मुख्य आधार है। कैसे? क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है, क्योंकि होता क्या है कि समावेशन में सबसे वंचित कोई वर्ग है तो महिला है, तो अगर उनको आप एम्पावर्ड करते हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप हो जाती है। तब महिलाओं को शिक्षा दो, स्किल डेवलपमेंट करो, एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता, उनको बिजनेस करने के लिए प्रमोट करो, उनको लाइवलीहुड, अपना जीवन जीने के लिए उनको प्रमोट करो ताकि वो अपना काम धंधा कर सके, उनको सिक्योरिटी दो, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करो। से संबंधित प्रयासों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया है, पारिवारिक आय भी सुदृढ़ हो जाती है। तो केवल महिलाओं को घर पे न रखें, बल्कि घर के साथ साथ वो बाहर के काम भी करें। तो इस प्रकार से अगर सशक्तिकरण करते हैं तो समावेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, सरकार ने इसके लिए क्या क्या किया है, तो सरकार अपनी उन योजनाओं के बारे में बताने की कोशिश कर रही है जिसमें सरकार ने महिला सशक्तिकरण के प्रयास किए। देखिए, ये लेक्चर आप पूरा सुन लोगे अच्छे से, फिर सब 15-16 ही लेक्चर हो जाएंगे, तब आपकी एक व्यू विकसित हो जाएगा। अब आप देखो, पहली क्लास नहीं देख के सीधी दूसरी क्लास देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। मेरा ये मानना है कि पहली क्लास से लेकर, और मेरी लगभग मुझे लगता है 16 कक्षाओं में मैं कर दूंगा, ये 20 क्लासेस हो सकती है ज़्यादा, सारी देखोगे तब जाके समीक्षा पूरी अच्छे से समझ में आएगी। बीच में क्लास देखने के बाद बात समझ में नहीं आती, क्योंकि कुछ बातें पहली क्लास में बिना समझे हम सेकंड क्लास को समझ नहीं पाते। बच्चों की क्या आदत होती है, जैसे तीसरी क्लास पहली मिली तीसरी देखनी शुरू कर दी, तो वो समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि एक गति में बनना ज़रूरी है। और यूट्यूब पे क्लासेस नहीं लेने के पीछे मेरा एक रीज़न ये भी है कि उसमें नियमितता नहीं होती। जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट हमेशा जुड़ा रहता है, बीच में आते हैं तो फिर वो समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहली क्लास देखने के बाद ही देखना चाहिए, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और इसके बाद तीसरी क्लास देखो। तो इस तरह से आप या तो सारी कक्षाएं देख लो या एक भी मत देखो, एक भी नहीं देखोगे तो भी ठीक है, और यहाँ सारी देख लो। आधा अधूरा देखने से न सीख पाते न छोड़ पाते। लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो मतलब जनरली बच्चियों को प्रेम में हम लाडो बोलते हैं, इनको प्रमोट करने की योजना है। तो बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना और उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करना। लैंगिक भेदभाव को रोकता है ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती है, स्वास्थ्य स्तर में सुधार वगैरह, ये सब चीज़ें करना, ताकि बच्चियों को जन्म तो दिया जाए, क्योंकि
लिंग जांच करना, फिर भ्रूण हत्या करना। तो इससे क्या होता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना इन चीज़ों को ख़त्म करता है। इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है बालिका के जन्म पर 7 किस्तों के अंतर्गत। पहले इस योजना का नाम अलग था, अब इसका नाम लाडो प्रोत्साहन कर दिया गया है। और 25-26 की बात करें तो 3.27 लाख बालिकाएं इससे लाभान्वित भी है। और पैसे कितने दिए हैं? 217.63 करोड़ दिए। तो ये 7 चरणों में पैसे देते हैं। जो अपनी ये जो लाडो योजना है इसमें 7 चरणों, मतलब जन्म पे किस्त मिलेगी, स्कूल जाने पे मिलेगी, 5वीं क्लास पास करने के बाद मिलेगी, 10वीं 12वीं विवाह पे, इस तरह से 7 चरणों में 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। एक है एकीकृत बाल विकास योजना ICDS। तो राज्य द्वारा पूरा आंगनवाड़ी नेटवर्क चलाया जा रहा है। अब जहाँ जहाँ जिन जिन विद्यालयों में प्री प्राइमरी स्कूल्स नहीं है तो उनमें आंगनवाड़ी की व्यवस्था कर दी गई है। तो आपको होता क्या है कि पहले हमारी स्कूल पहली क्लास से शुरू होती थी, अब क्या स्थिति है? अब हमारी जो स्कूल सिस्टम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद पहली क्लास से नहीं हो रहा है, प्री प्राइमरी से हो रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल में प्री प्राइमरी की व्यवस्था है नहीं, तो प्री प्राइमरी की जो व्यवस्था नहीं है उस गैप को पूरा करने का काम कौन कर रहा है? आंगनवाड़ी कर रहा है। हालांकि निजी विद्यालयों में, शहरों में तो आपको प्री प्राइमरी स्कूल मिलते हैं, UKG LKG वगैरह, पर रूरल एरिया में जहाँ गवर्नमेंट स्कूल ही है वहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो वहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र के जरिए ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, वहाँ स्वास्थ्य भी दिया जाता है, वहाँ पर आपको दलिया भी खिलाया जाता था पहले, आजकल तो शायद नहीं खिलाते। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत किया जा रहा है। इसके तहत अगर आप देखोगे तो 27.64 लाख बच्चों को आहार दिया गया, 2.89 लाख गर्भवती महिलाओं को आहार खिलाया गया। और इसके अलावा धात्री माताओं को भी 2.84 माताओं को दूध पिलाती है, जो उनको भी 2.84 लाख महिलाओं को भी आहार प्रदान किया गया एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत आंगनवाड़ियों में। तो आंगनवाड़ियों में पोषण की भी व्यवस्था होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होती है और स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी कार्य किया जाता है। इसके अलावा आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपको पता है कि लाभार्थियों की अधिकतम जो सीमा है वो 4.46 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। और अभी स्थिति ये है कि दिसंबर 2025 तक 4.38 करोड़ लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मतलब अभी थोड़ा सा गैप रहा है, बाकी 4.46 करोड़ घरों को फायदा देना है खाद्य सुरक्षा में, 4.38 इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसमें 18.73 लाख मेट्रिक टन गेहूं लिया गया है और उठाया है, और 18.76 लाख मेट्रिक टन गेहूं लाभार्थियों तक गरीब कल्याण योजना में पहुंचा भी दिया गया। बीच में कुछ गेहूं खराब भी हो जाता है, कुछ स्टॉक में भी रहता है। इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। निवेश प्रोत्साहन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगता है, चाहे वो अब जैसे सोलर एनर्जी लगा रहे हैं तो अडानी पैसा लगा रहे हैं, अडानी का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उद्योगपति जो होते हैं या जो गवर्नमेंट है वो अपना फंड वहाँ पे लगा के उस क्षेत्र को प्रमोट करने की कोशिश करती है। बिना इन्वेस्टमेंट के इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलता है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं होता है तो हमारा प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो GDP के आंकड़े डाउन हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्थाओं की कैटेगरी में आ जाती है। तो निवेश आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है, जिसमें क्या करना है? घरेलू और वैश्विक निवेश दोनों आकर्षित करना है। घरेलू निवेश का मतलब है जैसे अपने देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ताकि वो यहाँ पे पैसा लगाए, ऐसा माहौल सेट करना, अच्छा एटमोस्फेयर देना, उनकी फाइल वगैरह इजीली पास हो जाए, ऐसा पूरा का पूरा वातावरण देना, और साथ साथ में फॉरेन से भी जो इन्वेस्टर्स है उनको भी आकर्षित करना। तो जो राइजिंग राजस्थान वगैरह जो होते हैं वो इसी का परिणाम है। तो उद्योग आकर्षित करना, साथ में हरित और प्रौद्योगिकी उद्योगों को भी बढ़ावा देना, तो ये सारे काम किए जा रहे हैं। 1.65 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इस साल प्रस्तावित रहे, और जिसमें से 3,914 यूनिट्स भी स्थापित करने के प्रमाण पत्र जारी किए गए।
राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है जो सप्लाई चेन है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि आपके खेत के अंदर गेहूँ हुए या आपके खेत में सब्जियाँ हुई, उन सब्जियों को आपके खेत से उठाना और मंडी तक पहुँचाना, ये पूरी प्रोसेस लॉजिस्टिक होती है, जिसमें कंटेनर हो गए, अच्छी सड़कें हो गई, कोल्ड स्टोरेज हो गई, क्योंकि मंडी में अगर जगह नहीं है तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, नहीं तो सब्जियां खराब हो जाएगी। और सड़कें सही नहीं है तो आपका माल जो है वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते डैमेज हो जाता है। ये सारी प्रोसेस लॉजिस्टिक कहलाती है, क्योंकि जिस देश का लॉजिस्टिक बहुत अच्छा होता है तो उसके साथ खास बात ये हो जाती है कि वहाँ इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जितना प्रोडक्शन होता है उतना मार्केट तक पहुंच नहीं पाता, खराब हो जाता पहले ही। लॉजिस्टिक अगर अच्छा है तो जितना प्रोडक्शन खेत में होगा ना उतना ही मार्केट तक पहुंचता है, कम से कम उसमें हार्डली कोई लॉस होता है तो होता, बाकी लॉस नहीं होता। और इससे क्या होता है, लागत कम हो जाती है ना? लागत कम, कॉस्ट कम हो जाती है और वैल्यू भी बढ़ जाती है उत्पादन की। तो इसका उद्देश्य क्या है नीति का? लॉजिस्टिक लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। तो इसमें लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, बढ़िया सड़कें, अच्छे कंटेनर, ऐसे कोल्ड स्टोरेज, ताकि कोई भी सामग्री खराब नहीं हो, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। साथ में ये ग्रीन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट है, ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्रोत्साहन लॉजिस्टिक नीति के तहत किए जा रहे हैं। अच्छा, ये सारी ऐसे, मैं एक और बात बताऊँ आपको कि ये जो पॉलिसीज़ वगैरह है ये मैंने सारी पढ़ा रखी है आपको। जिस बच्चे ने मेरी करंट की सारी क्लासेस देखी है जो यूट्यूब पे मैंने फ्री अवेलेबल करवा रखी है, महीने में 1 क्लास लेता हूँ, एक भी ऐसी पॉलिसी नहीं जो उसमें नहीं पढ़ाई हुई है। इसमें मैं बहुत अधिक डिटेल से बात नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप ये मत कहना कि सर जब वहाँ सारा डिटेल में है तो यहाँ पे वापस क्यों? वापस समीक्षा इसलिए पढ़नी ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया रहे कि समीक्षा में है। और एक अच्छा विद्यार्थी करंट पढ़ना शुरू कर देता है परीक्षा से 4-5 महीने पहले से ही। तो अगर 6 महीने का करंट पढ़ते हैं, हालांकि आरपीएससी 3 महीने का बढ़िया पूछती है, लेकिन 5-6 महीने का करंट अगर अपन सस्टेन करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती है। पूछे भली 3 महीने की, लेकिन उनकी जड़ें कहीं ना कहीं 6-7 महीने तक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। अब जैसे कोई खिलाड़ी है, हो सकता है कि अप्रैल में उसने कोई मेडल जीता, और अप्रैल में जीता है तो हो सकता है कि जून की परीक्षा में या जुलाई की परीक्षा में पूछ ले। अब अगर उस खिलाड़ी को आप अप्रैल में याद करें, वो खिलाड़ी को उस दिन तो पैदा हुआ नहीं है, उसने मार्च, फरवरी, जनवरी में भी कोई न कोई काम तो किया होगा। तो अगर आप जनवरी से करंट पढ़ रहे होते तो वो खिलाड़ी आपको वैसे ही याद हो जाता है कि किस गेम से संबंधित है, किस जिले से रिलेटेड है। इसलिए कहता हूँ कि करंट अफेयर परीक्षा से 6-7 महीने पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो इससे होता क्या है, इससे एक तो समीक्षा वैसे ही तैयार हो जाती है, क्योंकि समीक्षा में वही तो योजनाएं होती है। और दूसरा क्या फायदा होता है कि करंट के सामान्य जो कैरेक्टर्स हैं, प्लेसेस हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, योजनाएं हो गई, स्कीम्स, प्रोग्राम, ये वैसे ही याद होते रहते हैं। तो फिर लास्ट की 3 महीने जो अपन ढंग से रटते हैं ना, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन मिल जाता है उसका। वस्त्र और परिधान नीति। अब इन्वेस्टमेंट के मामले में माना जाता है कि अगर किसी देश को, इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उनको उन क्षेत्रों पे कार्य करना चाहिए जो क्षेत्र उनके मजबूत हो। अब राजस्थान के मामलों की अगर बात करें तो राजस्थान का वस्त्र इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा अच्छी है, भीलवाड़ा से लेके सारे क्षेत्रों में, बालोतरा से लेके, तो उस पर काम करेंगे तो हम दूसरे देशों को इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश की और स्टेट की जीडीपी में ग्रोथ भी मिलेगा। तो उसके लिए पॉलिसी लेके आई। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है, मूल्य संवर्धन को भी बढ़ाना। मूल्य संवर्धन क्या होता है? वैल्यू एडिशन। मतलब जैसे ये रिमोट है मेरे हाथ में, अगर आप इसको अलग करोगे तो पूरा प्लास्टिक अलग हो जाएगा, इसमें स्टील अलग हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा। इसको आप कंपाइल करोगे तो इसकी वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो अगर रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके कंपाइल कर लेते तो उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो इस तरह से उसके अंदर इतनी गुणवत्ता डाल दो कि उसकी मूल्य संवर्धन हो जाए। हरित विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो भी माल बनाते हैं उसे हम विनिर्माण कहते हैं। और हरित का मतलब होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, उसे हम हरित विनिर्माण कहते हैं। रोजगार सृजन हो गया, को प्रोत्साहित करने के लिए और वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में
स्थापित करने के लिए सरकार ने ये योजना ले आई है। अब वैश्विक विनिर्माण केंद्र का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम राज्य के अंदर इतना वस्त्र और रेडीमेड जो आइटम है वस्त्र से रिलेटेड इतने बढ़िया बना दें कि ग्लोबल लेवल पर हम उसको एक्सपोर्ट करें। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती है, रोजगार भी मिल जाता है और एक अच्छी कीमत भी उत्पादकों को मिल जाती है। एक नीति आई थी राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत। तो इसमें जो छोटे स्तर के जो व्यापारी है या जो भी उद्योग है उनको आसानी से लोन देना, उनका इंश्योरेंस करना, उनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सीधा तात्पर्य ये होता है जैसे ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मिंत्रा, क्या एक और आता है ऐसे, जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो। तो छोटे उद्योगों को इनसे जोड़ना, इससे क्या होता है उनको एक अच्छी कीमतें मिल जाती है। तो ये सारे काम करना, महिलाओं को, SC ST इन सबको भी कुछ छूट देना, विशेष प्रोत्साहन देना, ताकि व्यापारिक कार्य में हमें और सहायता मिल सके, इस हेतु ये नीति लाई गई थी। अब इन नीतियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ाना शुरू करूँगा, समीक्षा कभी पूरी नहीं होगी। हाँ, हम उद्योग वाले टॉपिक में ज़रूर पढ़ेंगे इसको, बट हाँ करंट में इन सब चीज़ें हमने पढ़ रखी है। प्रवासी राजस्थानी नीति 2025। प्रवासी राजस्थानी का मतलब ये होता है राजस्थान के वे लोग जो अब बाहर जाके अपना काम धंधा कर रहे हैं। तो सरकार की पॉलिसी होती है कि ऐसे लोगों को वापस राजस्थान से जोड़ा जाए, जिससे क्या होगा कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और ये लोग जब वापस जुड़ेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो राजस्थान में रोजगार भी बनेगा, उद्योग भी स्थापित होंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, GDP ग्रो करेगी, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो सरकार की नीति ये रहती है कि प्रवासियों को वापस जोड़ा जाए, और इस हेतु ये नीति लाई गई। अब इसमें क्या है कि प्रवासी राजस्थानी समुदाय से निवेश लेना, व्यापार करवाना, इनोवेशन, परोपकारी योगदान को प्रोत्साहित करना, और इसके लिए इन्होंने राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर शिकायत निवारण, ये सारी चीज़ें बढ़िया की। देखो, आपको अगर अपने जो अपना डायस्पोरा है, अपने जो लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, उनको अगर अट्रैक्ट करना है तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपनी सुविधाएं बहुत बढ़िया करो। सुविधाएं करोगे तभी वो आ पाएंगे। वो आएंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, आपके यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी नीतियाँ उनके अनुकूल नहीं है, तो वो कहेंगे भाई हम यहाँ पे क्यों करें जब आप हमें फैसिलिटी नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की पॉलिसीज़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, इनको एक प्रकार से प्रमोट करते हैं, उनको एक फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो लोग राजस्थान से वापस आके जुड़े। एक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी। देखो, डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आज आप जो भी कोई काम करें, आप व्हाट्सएप के अंदर आपकी बहुत सारी फाइल्स होगी या बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस है, वो सेव हो जाता है, आपके मोबाइल में सेव रहता है, वो बात ठीक है। अब मान लीजिए कि आप वहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो डेटा कहीं तो रहता है। आपने जैसे गूगल ड्राइव में कोई डाल दिया है ना, आपने आई सेंटर में कोई डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, अब वो डाउनलोड कहाँ है? आपने जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो, अब वीडियो 4-4 GB का जैसे कोई वीडियो है, अब वो डेटा कहाँ है? तो उनके लिए क्या बनाया जाता है? डेटा सेंटर बनाया जाता है, और वहाँ भारी भारी रखी जाती है, मशीनें रखी जाती है, खूब सारा पानी यूज़ होता है उन सारे डेटा सेंटर के बड़े तापमान को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लाई है, और इनका मानना है कि हम विशेष प्रयासों से राजस्थान को डेटा सेंटर डेस्टिनेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे ताकि यहाँ कंपनी आके अपना डेटा सेंटर बनाए। हमारे पास में क्षेत्रफल की कोई कमी नहीं है। ये डेटा सेंटर की मशीन है जहाँ पूरा डेटा सेव होता है। आप अमेरिका में जाके देखोगे, कैलिफोर्निया में उस साइड में, तो वहाँ पे खूब सारे डेटा सेंटर बने हैं, फेसबुक का डेटा सेंटर, व्हाट्सएप का, अब तो खैर ये एक हो गए हैं, तो काफ़ी सारे डेटा सेंटर बने हुए हैं। राजस्थान MSME। देखो, MSME का क्या मतलब है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के जो उद्योग है उसको हम MSME कहते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि देश के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट होता है, जितना भी उत्पादन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का होता है? तो MSME का है। तो केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि भारत सरकार भी MSME को प्रमोट करने की कोशिशें कर रही है। इस हेतु इन्होंने 2024 में एक नीति लेके आए। इसके तहत इन्होंने क्या किया?
343 MSME यूनिट्स को इन्होंने सहायता दी है। कितनी? 188.92 लाख की सहायता दी है, ताकि ये MSME ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। और क्योंकि जितना भी MSME है, ये सारा का सारा MSME एक्सपोर्टर है, बढ़िया एक्सपोर्ट करता है, दुनिया भर में अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक बेचता है, इसलिए इनको प्रमोट करना जरूरी है। सबसे अधिक रोजगार भी लोगों को यही मिलता है। अगर आप इसमें देखोगे तो इन्होंने 2025 के अंदर कई सारे प्रमाण पत्र जारी किए, 1405 के आसपास। पहले के जो 2019 के नियम थे उनके तहत ये सब किया गया। पहले नियम थोड़े कठिन हुआ करते थे, 25 में नियम थोड़े अपन ने ईजी कर दिए हैं। क्या क्या किया है? एकीकृत क्लस्टर बनाए हैं, एक जिला एक उत्पाद नीति बनाई है इसमें, और 272 इकाइयों को इन्होंने सहायता भी दी है एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये करंट अफेयर में मैंने जो जारी करी थी उसमें भी पहली योजना यही लिखी हुई थी। RPS ने इस योजना के बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो विश्वकर्मा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यह वह योजना है जो विश्वकर्मा, हमेशा ध्यान रखना, विश्वकर्मा जो प्राचीन संत थे, जो महर्षि थे, ये कौशल और कला से जुड़ी हुई जो जातियां हैं उनके ईश्वर के रूप में माने जाते हैं, मतलब भगवान के रूप में माने जाते हैं। तो विश्वकर्मा नाम जहाँ कहीं भी आता है तो आप समझ लेना कि विश्वकर्मा का मतलब है कि कौशल और कला को बढ़ावा देना। तो ये ऐसे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करना जो कौशल से जुड़े हुए हैं, जो स्किल से जुड़े हुए लोग हैं। तो राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित उद्यमों को ये बढ़ावा देने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए ये योजना लेके, इसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति है जो 97,171 करोड़ रुपए इन्होंने का निर्यात किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने 2024-25 में 97,171.66 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। मतलब हमने जो वस्तुएं दुनिया के दूसरे देशों को बेची है उसकी वैल्यू है 97,171.66 करोड़ रुपए। राजस्थान खनिज नीति भी लाई गई 2024 में। एमसैंड नीति भी लाई गई बजरी वालों के लिए। राजस्थान रोजगार नीति भी लाई गई है जिसके तहत 64.4% श्रम बल भागीदारी है। बेरोजगारी दर 4.2% ही बताई गई है। 15 लाख लोगों को 29 तक रोजगार देने की बात कही गई है। तो रोजगार नीति जो 2026 है इसमें लिखा गया है कि 64.4% की उच्च श्रम बल भागीदारी और 4.2% बेरोजगारी दर के बावजूद भी हमने रोजगार चुनौतियों का समाधान करने का पूरा खाका है वो तैयार कर रखा है, और 2029 तक हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा रोजगार नीति 2026 के अंतर्गत लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये 15 जनवरी 2026 से है। 18 से 45 वर्ष के जो 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की पूरी की पूरी योजना दी गई है, जिसमें हम ब्याज देंगे, उनको ब्याज पर लोन देंगे, उनको बहुत सारी सुविधाएं देंगे ताकि युवा स्वरोजगार कर सके, केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहे। मैंने अप्रैल की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से योजना के बारे में पढ़ाया भी था। और क्या क्या कुछ कार्य किए गए हैं, जैसे राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाया है 2025 में, जिसमें जो भी कुशल प्रतिभाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना। राजस्थान कौशल नीति 2025 लाई गई है जिसमें जो भी स्किल है उस स्किल को बढ़ावा देने का प्रयास करना। युवा नीति लाई गई है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की 2025 की नीति लाई गई जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं, परिवहन वगैरह इनको प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात की गई है। और भी बहुत सारी, राजस्थान के अंदर एक पर्यटन नीति भी 2025 में लाई गई ताकि पर्यटन जो कि एक इंडस्ट्री के रूप में दर्जा प्राप्त कर चुका है, राजस्थान में पर्यटन किसका दर्जा प्राप्त कर चुका है? उद्योगों का। तो उस उद्योगों के दर्जे प्राप्त करने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इन्होंने पर्यटन नीति को भी लाया है। और अगर आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो पर्यटन से रिलेटेड लगभग 5,000 करोड़ की कई परियोजनाओं को गवर्नमेंट ने लागू किया गया है। लगभग 88 पर्यटन विकास परियोजनाएं सरकार है वो मंजूरी दे चुकी है ताकि पर्यटन पे भी काम किया जा सके। पर्यटन से हमें विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त होती है और उस पूरे एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी हो जाता है और एक अच्छा खासा विकास हो जाता है। राजस्थान फिल्म पर्यटन को नीति भी 2025 में इन्होंने शुरू की है।
फिर अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मैंने आपको बताया, लाइट हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सारा इंफ्रा में आता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है तो न उद्योग काम कर पाते हैं, न इन्वेस्टमेंट आता है। आपको सबसे पहले ठीक करना पड़ता है, वो पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, तो हमारी जो विद्युत क्षमता है वो 31,556.43 मेगावाट हो चुकी है। ये एस्टैब्लिश्ड कैपेसिटी है, अधिष्ठापित क्षमता जिसे कह सकते हैं। अगर सारी की सारी संयंत्र अपनी फुल कैपेसिटी से काम करते हैं तो इतना उत्पादन साल भर में किया जा सकता है। अगर अपन नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वो 98 मेगावाट है और पवन ऊर्जा की 4416.12 मेगावाट तक पहुंच गई है। तो दिसंबर तक बात करें तो दोनों की जो कुल क्षमता थी, स्थापित क्षमता का दोनों मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 45.36% हिस्सा बनाते हैं। तो आप ये देखिए कि कुल स्थापित क्षमता कितनी है, 31,500। इन दोनों को काउंट करो, ये 13,000 हो रहा है। मतलब लगभग 45.36% योगदान नवीकरणीय का है। कुल अधिष्ठापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रदर्शन कितना है, 45.36% के आसपास इसका योगदान हो जाता है। और अगर अपन इसके आंकड़े देखें तो कुल ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है, उपलब्धता 2021-22 का यूनिट जो 24-25 में 11,770 करोड़ हो गई यूनिट हो गई है। और उपभोक्ता की आपूर्ति की गई ऊर्जा इस अवधि में 6,969 करोड़ यूनिट से बढ़कर 92 करोड़ यूनिट हो गई है। मतलब देखो, पैदा कितनी हुई, 11,700 करोड़ यूनिट, और उपभोक्ता तक कितनी पहुंची है, 92 यूनिट। तो 2,000 यूनिट बीच में कहाँ गई, ये फॉल्ट हो जाती है। कैसे, अगर तारें सही नहीं है, अगर आपका बीच में अगर प्रॉपर सर्विस नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नष्ट हो जाते हैं। मतलब जितनी विद्युत पैदा होती उतनी घरों तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा, विद्युत चोरी हो जाती है, चोरी होती, वो आंकड़े इसमें आते नहीं है। तो विद्युत चोरी होना, सर्विसिंग सही नहीं होना, इसकी वजह से ये 2,000 करोड़ यूनिट का गैप है वो आ जाता है। ये स्मार्ट ग्रिड वगैरह, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना, ताकि बढ़िया से विद्युत का ये 2,000 का जो फॉल्ट है ये ना हो सके। नवंबर 2024-25 में हमारे पास में उपभोक्ता हो गए हैं बिजली के 202.78 लाख, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.44% की वृद्धि हुई है। अब तो क्या है कि लगभग हर घर लाइट पहुंच गई है, तो उपभोक्ताओं की संख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 364 संयंत्र कुसुम योजना के तहत लगे। कुसुम योजना को मैं बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, वापस इस संबंध में यहाँ पे बात नहीं करूँगा। और यहाँ से 468.75 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जा रही है। ये कुसुम घटक ए की बात हो रही है। कुसुम में ए, बी और सी 3 कंपोनेंट्स हैं और ये ए की बात की जा रही है। दिसंबर 2025 तक 43,965 गांव, 1.14 लाख ढाणियों और 111.15 लाख ग्रामीण घरों में बिजली पहुंची है, जिससे ग्रामीण सेवा बढ़िया हुई है, उत्पादकता भी मजबूत हुई है। कृषि के कनेक्शन भी अच्छी खासी संख्या में जारी किए गए हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये फरवरी 2024 में शुरू की गई है और 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाना, उनके लिए योजना शुरू की। उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। तो 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तो ये 1 करोड़ घरों में सोलर ऊर्जा लगाने की योजना है, मुख्यमंत्री सूर्य घर योजना। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर स्कीम है, 21-22 की है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। कुछ सबमिशन, ट्रांसफर, कैपेसिटर वगैरह नए लगाए हैं, तो ये सरकार का आंकड़ा है, वह परीक्षा के उपयोगी नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है इस समय और देश के अंदर गांवों को जोड़ने की सबसे महत्वपूर्ण योजना है ये। और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
8,658.35 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति दी है, जिसमें 5174.06 करोड़ रुपए के खर्चे हैं। तो खर्चा तो याद हो नहीं हो, पर आपको ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 19 में शुरू हुई थी, इसके तहत 8,658.35 किलोमीटर की सड़कें बनाने की स्वीकृति मिली। ये आंकड़ा एक याद रख लेना बस। ये भाग 3 है, हालांकि ये 1999 से चलती आ रही है, अभी ये तीसरा चरण इसका शुरू हुआ है। एक अटल प्रगति पथ भी है, 2020 में शुरू हुई है। तो गाँव में भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधाएं शुरू करवाना। तो गाँव के अंदर आपने देखा होगा कि जो इंटरलॉकिंग ईंटों के सहारे सड़कें बनाई गई, वो सड़कें हैं अटल प्रगति पथ की। ठीक है, तो पहले चरण में 78 और 35 पथों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, और दूसरे चरण में 249 गाँव के अंदर इस प्रकार के पथ बनाए जा रहे हैं। सड़क घनत्व की बात करें तो राज्य का सड़क घनत्व है 97.97 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर तक, जो अभी मार्च 2025 तक 91.68% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। ये पिछली बार मेरे हिसाब से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। अभी ऐसे सीधा ही सवाल आ जाता है कई बार। तो राजस्थान में सड़क घनत्व है 97.97 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, मार्च 2025 तक की बात है। और अगर पूछें कि कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, तो 91.68% गांव सड़कों से आज जुड़ चुके हैं। देश के अंदर आज़ादी के 80 साल बाद में भी आप देखिए 8% गांव आज भी सड़कों की कनेक्टिविटी से दूर है। और मुझे लगता है कि मोस्टली गांव राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के और बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। इसमें पीपीपी मॉडल लाया जा चुका है। पीपीपी मॉडल का मतलब क्या हुआ? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें निजी क्षेत्रों को साथ लेके काम करना, और इसमें सड़क, बिजली, पानी, शहरी बुनियादी ढांचे में भी निवेश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कई सारी योजनाएं पूरी की जा रही है, चाहे वो बिजली की योजनाएं हो, चाहे वो पानी की योजनाएं हो, चाहे वो आपके सड़कों की योजनाएं हो। लगातार पीपीपी मॉडल आपके चल रहा है। ठीक है, आगे हम आते हैं जल के ऊपर। जल सुरक्षा और अनुकूलता। देखो, जल सुरक्षा के संबंध में अगर बात करें तो भारत के कुल भूभाग का लगभग 10.41% से अधिक हिस्सा राजस्थान के पास में है, और जल संसाधन मात्र 1.16% ही है। तो राजस्थान के पास में जल संसाधन की काफ़ी कमी है ऑलरेडी, इसलिए इसकी संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन कौन सी योजना चली, संक्षिप्त में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कृषि सिंचाई योजना 15-16 से चल रही है, और इसमें सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना और जल उपयोग दक्षता को कवर करना है। एक 19-20 में अटल भूजल योजना भी गवर्नमेंट ने चलाई थी। इस योजना को 39 जिलों में इन्होंने लागू किया है। नए जो जिले बने हैं उसकी बेस पे इसमें सूक्ष्म सिंचाई को भी बढ़ावा दिया गया है। एक है जल स्वावलंबन अभियान। इसमें क्या है कि वर्षा जल को संचय करना, और जो पारंपरिक संरचनाएं हैं जिसमें जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, बावड़ी हो गई, ऐसी जो संरचनाएं हैं उन सारी संरचनाओं को एक प्रकार से पुनरुत्थान करना, ताकि वर्षा के जल का संरक्षण किया जा सके। और इसके लिए इन्होंने ये बहुत सारे प्रयास किए हैं। तकरीबन 20,000 गाँव में इन्होंने 26,000 के आसपास कार्य करवाए हैं, तो ताकि जल के मामले में गांव खुद ही स्वावलंबी बन जाए, उनको किसी भी बाहर से जल लाने की आवश्यकता न पड़े। कर्म भूमि से मातृभूमि, इसको भी हमने करंट अफेयर्स में कई बार पढ़ा है। और इसमें क्या है कि जो लोग आपके राजस्थान के हैं और अपनी मातृभूमि को छोड़ के किसी अन्य स्थान पे जाके काम धंधे कर रहे हैं, तो उनको अपनी कर्म भूमि से वापस कैसे जोड़ना है? मातृभूमि से जोड़ना है, और उन लोगों के जरिए उनसे फंडिंग लेके, और फंडिंग से जो हमारी परंपरागत जल संरक्षण की जो संरचनाएं थी उनका वापस संरक्षण करना है। तो कर्म भूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल अभियान को बदल दिया, जन आंदोलन में बदल दिया। यहाँ पे लगभग 16,006 संरचनाओं का पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। तो ये मई-जून 2026 तक पहले 1.0 था और बाद में 2.0 चला के किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन चला, जिसको हमें पता है कि हर घर नल देने की ये योजना है। 2028 तक ये सारा कार्य पूरा किया जाएगा। और अमृत 2.0 भी चला, जिसमें
शहरों के अंदर हर घर नल देने की व्यवस्था है, और जल जीवन मिशन में गाँव के अंदर हर घर नल देने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए इन्होंने 2765 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, और कई सारी छोटी मोटी परियोजनाओं को भी ऊपर भी इन्होंने काम किया है। यहाँ पे 17 जिलों में राज्य ने यमुना जल समझौते के अंतर्गत कार्य किया है, ताकि 2.51 लाख हेक्टेयर जमीन को यहाँ पे अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके। ये जल से संबंधित था। आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने सोचा था टॉपिक पूरा कर देंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं शेष बचा है, थोड़ा सा बचा है, और उसको हम थोड़े से को भी आगे की क्लास के साथ ऐड कर देंगे। और अब आप इसको पढ़िए अच्छे से, और PDF अपलोड है, आप इसको आराम से देख लेना, और पीछे कुछ ज़्यादा है नहीं, आप स्वयं से पढ़ सकते हो इसको। मैं अब सीधा कृषि वाला टॉपिक लेके आऊँगा आगे। अब आगे इसमें ज़्यादा कुछ शेष नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना। और ये कुछ ग्रामीण विकास के आंकड़े हैं, और उसके बाद में सीधा ये एक ज़िला और एक उत्पाद की जो है प्रजातियाँ, जैसे अजमेर के लिए उपज गुलाब है, वनस्पतिक प्रजाति नीम है, यहाँ का उत्पादन ग्रेनाइट है, मैन तीर्थ स्थल पुष्कर है, खेल कबड्डी है। तो ये थोड़ा उपज का और उत्पादन का आप, मुझे लगता है, विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये सभी आपके ज़िलों का तो नहीं दिया इन्होंने, 36 ज़िलों का इन्होंने ये सारा दिया है, 36 या सारों का दिया, सॉरी 41 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सभी के बारे में। मुझे लगता है एक तो उत्पाद का ध्यान रखना, और एक थोड़ा सा उपज का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी देखो, पर्यटन स्थल तो आपके वैसे ही पड़े हुए हैं, खेल का मुझे लगता नहीं पूछेंगे, तो इसको पूरा अच्छी तरीके से देख लेना। तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मेन जो टॉपिक समझने का वो कल आएगा आपके कृषि क्षेत्र का, वहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ दिया हुआ है, PDF देख लेना, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और वापस मैं कहूँगा कि जैसे ही सातों टॉपिक आगे के पूरे हो जाते हैं, उसके बाद एक बार इसको वापस देखना। इससे क्या होगा कि वो सारा पढ़ने के बाद ये सारांश बढ़िया काम आ जाएगा। हालांकि सारांश लास्ट में होना चाहिए, बट समीक्षा ने पहले दिया तो मैंने उसको थोड़ा पहले पढ़ा दिया आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।